अब तक हमने पढ़ लिया था कि जो मूर्तिकार है उस मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए आदेश दिया जाता है, पर मूर्तिकार भी शर्त रखता है। वो बताता है कि पहले मुझे बताया जाए कहाँ से कब लगाई गई, पुरातत्व विभाग से इसकी मुझे जानकारी चाहिए। पर कुछ खास उनको पता चल नहीं पाया क्योंकि फाइल थी वो ख़राब हो गई, यानी कि सब कुछ हजम कर चुकी थी, उन्होंने बताया है। तो बड़ी उदासी छा गई। तो हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। हुक्काम कहा गया है यानी कि जो नेता हैं सरकार में, जो मालिक हैं, उनके चेहरे पर उदासी छा गई और खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम सौंप दिया गया। एक कमेटी का गठन किया गया, समिति जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई और उसको यह जिम्मेदारी दी गई कि ये बताएंगे कि क्या करना है, किस तरह से करना है। और जैसे भी हो यह काम होना चाहिए, क्योंकि हुक्कामों ने कह दिया था और हुक्कामों का तो मतलब ही होता है कि जो आदेश देने वाले हैं। तो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार यानी कि जिम्मेदारी, पूरा दायित्व किस पर है? उस कमेटी पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। वो कुछ कह रहा है, वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, पत्थर की किस्म का अगर पता नहीं चला है तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। वो कह रहा है मैं हिंदुस्तान के हर पर्वत पर, पहाड़ पर जाने के लिए तैयार हूँ और जिस पत्थर की ये लाट बनी हुई है वैसा ही पत्थर खोज करके लाऊंगा नाक के लिए। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। उनको तो जैसे प्राण मिल गए हों कि भाई नाक लगा देगा, जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। जो सभापति है, उसका अध्यक्ष है, उसने भी कह दिया कि वाह, ये तो सही बात है। हाँ, पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती? सब चीज़ मिल सकती है। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। इस देश के गर्भ में, इस धरती के गर्भ में, भारतीय जो भारत भूमि है, इसके गर्भ में सब चीज़ है। हर चीज़ छिपी हुई है, खनिज तत्व हैं, सोना चांदी सब कुछ है। ज़रूरत खोज करने की है। करीब ज़रूरत तो इसकी है कि जो खोज करने वाला हो, और खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ऐसा भाषण दे दिया कुछ इस तरह से। सभापति ने कह दिया कि ज़रूरत खोज करने की है और खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा और आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। इस तरह से एक अच्छा सा भाषण उन्होंने दे दिया, कह दिया। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया, तुरंत अखबारों में छप गया ऐसा भाषण कि सभापति ने यह कह दिया कि इस तरह से अब तो लगी जाएगी मूर्ति। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया। अब मूर्तिकार था वो हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों पर गया जहाँ पहाड़ ज़्यादा हैं, और पत्थरों की खानें, जो खानें हैं पत्थरों की, उनके दौरे पर निकल गया। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, निराश, उदास। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, शर्मिंदगी थी। लानत बरसना, शर्मिंदगी थी, क्योंकि वो तो बड़ा दावा करके गया था कि जरूर मिल जाएगी, मैं हर पहाड़ पर जाऊंगा, पर अब उसे कुछ नहीं मिला। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। देखिए, यह पत्थर विदेशी है। जॉर्ज पंचम की लाट लगवाने के लिए भी विदेशी पत्थर मंगाया गया है। कहने का मतलब हम किस तरह से मानसिक गुलाम हैं, उसके लिए भी इतना महंगा पत्थर। ये तो सब जानते ही हैं कि जो देशी होगा, देशी जो चीज़ होगी वो विदेशी से कहीं सस्ती होगी, पर विदेशी तो महंगी है। तो कह रहे हैं ये तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, हम तो यहाँ भारत में घूम रहे हैं, पर ये पत्थर तो विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, गुस्से में, आवेश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी अक्ल पर। जिस तरह का आपने सुझाव दिया, जिस तरह की बातें बताएं, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं,
दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपकी अक्ल पर लानत है, क्योंकि आपने एक तो ये सलाह दे दी और दूसरी बात ये है कि आपको क्या लगता है कि विदेशी पत्थर, जब विदेशी हम हर चीज़ को अपना चुके हैं, हर चीज़ हमने दूसरे देशों की अपना ली है, हमारा दिल दिमाग विदेशी हो चुका है, तौर तरीके, रहन सहन, खाना पीना, सभ्यता, संस्कृति भी हम दूसरों की सीख रहे हैं, और हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? इस तरह से वो कह रहे हैं सभापति। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। सहसा मतलब अचानक। अचानक से उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। वो कह रहे हैं कि एक बात मैं कहना चाहूँगा, पर इसकी शर्त, एक शर्त ये है कि यह बात अखबार वालों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। तो सभापति की आंखों में भी चमक आ गई कि ऐसी कौन सी बात है भाई, क्या कौन सी, इसके पास कौन सा ऐसा उपाय है जो पंचम की नाक जिससे लगाई जा सकती है, क्या क्या है? चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। चपरासी को कह दिया गया, भाई कमरे बंद कर दे, बात चली ना जाए, दीवारों के भी कान होते हैं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। वो सुझाव दे रहा है, बता रहा है कि हमारे देश में, हमारे देश के भी बहुत महापुरुष हुए, हमारे जो नेता हैं वो भी हैं, उनकी भी मूर्तियां हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो मतलब डैश डैश, ये खाली जगह, यानी कि वो कुछ हड़बड़ा रहा है कि कहीं ऐसी बात कहूँगा तो कहीं बुरा ना लग जाए, है ना? क्योंकि हम भी अगर बात कहें कि किसी महापुरुष की, या हमारे कोई ऐसे हैं कि जिनको हम बहुत पूजनीय आदरणीय मानते हैं, हमारे घर में अगर दादा बाबा की तस्वीर भी लगी हो, हम उनसे भी छेड़छाड़ नहीं करते, तो किसी मूर्ति से भला उसकी नाक कैसे उतार सकते हैं महापुरुषों से? तो इसलिए वो हड़बड़ा रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर आपकी इजाज़त हो और ठीक समझें, मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। कह गया वो बात। वो कह रहा है कि जो भी नाक इस लाट पर ठीक बैठ जाए उसको उतार लें। सबने सबकी तरफ ताका, देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी, एक क्षण की, एक मिनट की, एक पल की बदहवासी थी कि सब ऐसे हो गए बदहवास से, पागल से, कि ये क्या कह दिया इसने, क्या चाह रहा है। पर उस बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी, सबके खुशी थी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। यानी कि सभापति ने आदेश तो दे दिया कि ठीक है, पर बड़ी होशियारी से करना है ये काम, ये सभापति ने धीरे से कह दिया। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। अब दूसरी बार मूर्तिकार निकला है देश दौरे पर। पहले तो निकला था वो पहाड़ों की खोज में, पहाड़ों के पत्थर को ढूंढने के लिए, और अब वह निकला है देश दौरे पर मूर्तियों की खोज में, जो लाटें बनी पड़ी हैं महापुरुषों की, उनकी खोज में निकला है। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। जो जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक थी उसका नाप भी था उसके पास। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, इनका पूरा नाम, शिवाजी को जानते ही हैं, कावश जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली। यानी कि जितने भी महापुरुष मिले उन सबकी नाकों को उसने टटोल लिया, देख लिया, नाप ली, नापी, और गुजरात की ओर भागा। गुजरात की ओर चल दिया। क्यों? क्योंकि नाक फिट नहीं बैठी, सबकी नाकें बड़ी थी, तो वो गुजरात की तरफ चल दिया। ये बंबई यानी कि महाराष्ट्र की बात है। हम ये भी बात समझते रहें कि जिन भी यहाँ पर महापुरुषों के नाम लिए गए हैं वो उसी राज्य के हैं, ये भी हमें यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो महाराष्ट्र यानी कि बंबई की वो बात कर रहा है, तो महाराष्ट्र में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, शिवाजी, कावश जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली और वो गुजरात की तरफ भागा। और गुजरात में फिर उसे गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। गुजरात में भी उसने देखा, गांधी जी की देखी, सरदार पटेल की देखी, विट्ठल भाई पटेल की देखी, महादेव देसाई की, और फिर बंगाल की ओर चलता जा रहा है, क्योंकि कहीं पर उसकी नाकें फिट ही नहीं बैठ रही।
कि जो मूर्तिकार है वो सभी तरफ जा रहा है। पहले वो महाराष्ट्र गया, यानी कि बम्बई की बात की, फिर वो गुजरात गया, वहाँ पर भी उसने सरदार पटेल और गांधी जी आदि की वो देखी लाट, उनकी नाक भी फिट नहीं बैठी। अब वो चला बंगाल की तरफ, और बंगाल की तरफ वहाँ उसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। यानी कि ये हमें पता लग रहा है कि ये वहाँ के थे, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला, वहाँ भी उसका कुछ उसे उस तरह की नाक नहीं मिली, और वो अब बिहार की तरफ चला, और बिहार होता हुआ वो उत्तर प्रदेश की ओर आया। अब वो उत्तर प्रदेश पहुँच गया, बिहार में भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, और उत्तर प्रदेश में उसने चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, उनकी लाटें देखी, प्रतिमाएं देखी। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, वहाँ भी कुछ नहीं मिला उसे उत्तर प्रदेश में। फिर मद्रास गया, वहाँ सत्यमूर्ति को भी देखा, और मैसूर, केरल आदि तक सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। अंत में वो पंजाब पहुंच गया, वहाँ तक अंत तो नहीं है, पर पंजाब पहुंच गया। वहाँ उसे लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। इनका जन्म पंजाब में हुआ था, लाला लाजपत राय ने और भगत सिंह। आखिर दिल्ली पहुंचा। अब वो आखिर दिल्ली पहुंचा, और आखिर दिल्ली का मतलब है कि हार करके थक गया, उसने पूरे भारत भ्रमण उसने कर लिया, और फिर वो दिल्ली पहुंच गया अंत में, और उसने अपनी मुश्किल बयान की, अपनी मुश्किल बताई कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी मूर्तियां देखी, सबकी नाकों का नाप भी लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब नाकें बड़ी निकली। यहाँ कमलेश्वर ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो महापुरुष थे, जिनका भी यहाँ पर नाम लिया गया है, जिनका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है, बताया गया है, वो सभी महापुरुष जॉर्ज पंचम से कहीं ऊपर थे, उससे कहीं बढ़कर थे। तो इसीलिए उन सब की नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से ऊंची थीं, बड़ी थीं, और नाक का मतलब सम्मान है, तो उनका सम्मान कहीं ज़्यादा था अपेक्षाकृत जॉर्ज पंचम के। तो यह सुनकर सब हताश हो गए, सब हताश हो गए, निराश हो गए, और झुंझलाने भी लगे। झुंझलाहट आ रही है कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा, क्योंकि एलिजाबेथ आ रही है मेरे पति के यहाँ पर, और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, तो सब झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा। अब मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाया, धैर्य रखने के लिए कहा, धीरज बंधाया, और कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने, यानी कि जो सचिवालय है, सेक्रेटरिएट यानी कि सचिवालय है जो बिहार, वहाँ सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ बच्चे भी शहीद हुए थे, है ना, 42 में। शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। तो मैंने सोचा है कि बड़े महापुरुषों की तो बैठ नहीं रही, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक छोटी है, तो क्या पता बच्चों की नाक बैठ जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, तो वहाँ भी गया, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती थी। फिर बच्चों का भी सम्मान इतना, बच्चों की भी नाक इतनी कि जॉर्ज पंचम की नाक बहुत छोटी थी। अब बताइए मैं क्या करूं। अब वो कह रहा है कि अब बताओ मैं क्या करूं, अब तो सारे उपाय मेरे जो थे वो ध्वस्त हो गए, सारे उपाय असफल हो गए, कुछ भी नहीं हो पाया। राजधानी में सब तैयारियां थीं, जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया, पूरी तैयारियां चल रही थी जोर शोरों से। जॉर्ज पंचम की नाक को नहलाया गया था मलमल करके, रोगन लगाया गया, रोगन मतलब कलर किया गया, उस पर पेंट किया गया। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। सब कुछ हो भी चुका था, पर नाक नहीं थी। बस बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़े हुक्काम जो हैं आदेश देने वाले, उन तक बात पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब प्रश्नवाचक लगा हुआ है।
कह रहे हैं कि अगर नाक ही नहीं मिली तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब है। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, क्योंकि रानी यहाँ आ रही है और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, तो उसका स्वागत हम कितना भी कर लें उसको तो बुरा लगेगा। ये तो हमारी नाक कटने वाली बात हो गई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, पर मूर्तिकार जैसे पहले भी बता चुका है वो पैसे से लाचार था। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इधर उधर भाग दौड़ कर सकता है, और फिर लाचार था यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। ने सोच लिया कि ये नहीं कि अब ठीक है, अब नहीं मिली नाक तो कोई बात नहीं, जी जी, उसे पैसे चाहिए थे, नाक लगानी थी। तो एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, हैरत अंगेज, आश्चर्यजनक, अचंभित कर देने वाला ख्याल आया उसके दिमाग में, कौंधा। और उसने पहली शर्त दोहराई। और उसने पहली शर्त क्या दोहराई? उसने कहा कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए। उसने तो यही कहा पहली शर्त मतलब जो पहले शर्त उसने दी थी कि अखबारों तक ये बात ना पहुंचे, तो वही शर्त उसने फिर से दोहराई कि एक विचार और है, एक उपाय और है, पर यह बात मेरी अखबारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी के कानों में इसकी भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। तो फिर से कमेटी ने जहां बैठी हुई थी दरवाजे बंद कर दिए उस कमरे के, और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। उसने अपनी योजना बताई, चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। ये उसका सुझाव था, अंतिम सुझाव। तो उसने कहा कि 40 करोड़, यानी कि उस समय की बात है जब देश स्वतंत्र हुआ था तब 33 करोड़ बोला, उसके कुछ दिन बाद की बात होगी, 40 करोड़ जनसंख्या थी देश की, तो इसीलिए 40 करोड़ कहा है। 1948 के आसपास की बात होगी, 50 की, और इसके बीच की है 47 से 48 के बीच की। तो 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए, यानी कि स्वतंत्रता के बाद की बात है और 48-49 से पहले की बात ये मानी जा सकती है, जब 40 करोड़ जनसंख्या थी, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मूर्तिकार ये कह रहा है कि एक नाक लगाना जरूरी है और मेरी यह राय है कि कोई भी एक जिंदा नाक काट करके लगा दो, 40 करोड़ में से क्या फर्क पड़ता है। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। अब जैसे ही उसने बात की सब सन्न रह गए, चुप, सन्नाटा एकदम। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। सब परेशान थे, यह देख कर के मूर्तिकार कुछ अचकचाया, यानी कि चौंक गया। उसे लगा यार क्या सुझाव दे दिया, कहीं ऐसा ना हो नाराज हो जाए, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मूर्तिकार दे रहा है, कह रहे टेंशन मत लो, आप क्यों घबरा रहे हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दो, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। वो कह रहा है मैं चुन लूँगा, मैं देख लूँगा किसकी नाक फिट बैठेगी अपने आप, मुझे जो लगेगा, बस आप तो इजाज़त दे दो कि ठीक है। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई, उसे अनुमति मिल गई, ठीक है तू लगा ले जैसी भी नाक तुझे लगानी है। अब इतनी उसको इजाज़त मिल गई। अब अखबारों में सिर्फ इतना छपा था, अब अखबार वालों को तो किसी ने बताया नहीं कि करा क्या है, क्या योजना बनाई है, क्या करना है, कहाँ से नाक लगाएंगे, क्योंकि ये तो सब कमेटी के अंदर थी सब बातें। अखबारों में तो सिर्फ ये छापा गया कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। इतना छाप दिया लोगों की सूचना के लिए, लोगों को खबर हो जाए। उन्होंने कहा कि इंडिया गेट के पास जो जॉर्ज पंचम की लाट है उसके नाक लग रही है, यानी कि लगेगी, ये बता दिया गया। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। हथियारबंद यानी कि हथियार लेकर के बंदूकधारी जो पहरेदार हैं उनकी तैनाती हो गई वहाँ पर लाट के पास में। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, जहाँ पर फव्वारे चलते हैं मूर्ति के आसपास, देखा भी होगा, पानी सा भरा रहता है, उसमें कुछ फव्वारे से चलते रहते हैं तो वो पानी वहीं उसी में गिरता रहता है, तो उस तालाब की वो बात कर रहे हैं। तो तालाब को सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई, रवाब कहते हैं उसकी काई, उसमें जो कीचड़ सी जमा होती रहती है उसको निकाला गया और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए।
इसलिए पानी डाला गया, ऐसा कहना है। पर क्या ये संभव है? पर वो तो उसने एक हास्य में या कह दें व्यंग में कही है बात कमलेश्वर ने कि उसमें पानी भी डाला गया। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, क्योंकि जनता को नहीं पता था। जनता को सिर्फ इतना पता था कि नाक लगेगी, उन्हें ये नहीं पता था कि असल की नाक लगेगी, सचमुच की नाक लगेगी, जिंदा आदमी की नाक लगेगी। सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थीं। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। तो रानी के आने का दिन जो था वो नज़दीक आता जा रहा था कि अब रानी आने वाली है, समय होने वाला है। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। मूर्तिकार खुद परेशान हो रहा था कि क्या करूं मैं, क्या हो गया, ये सब परेशानी उसे हो रही थी। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। उसने कमेटी वालों से कुछ मदद मांगी कि जिंदा नाक लगानी है तो कुछ मदद और चाहिए, और जो भी उसे मदद चाहिए थी वो उसे दे दी गई। तो वो उसको मदद दे दी, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और उसको ये हिदायत भी दे दी, यानी कि उसको ये मशवरा दे दिया गया, ये उसको कह दिया गया कि इस दिन तक नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अखबारों ने एक खबर छाप दी गई कि जॉर्ज पंचम की एक जिंदा नाक लगाई गई है और वो ऐसी है जो कतई पत्थर की नहीं लगती। कतई मतलब बिल्कुल। लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने की थी, और एक बात गौर करने की क्या थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी कि कहीं कोई उद्घाटन हुआ है किसी ने किसी का, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। यहाँ कमलेश्वर अंत में इतना कह करके एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। वो कहें कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, यानी कि सारे अखबार खाली थे, सिर्फ यही खबर छपी हुई थी अखबारों में कि जॉर्ज पंचम की एक जिंदा नाक लगाई गई है, और ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। बस इतना ही छपा था। इसके बाद और कोई खबर नहीं कि किसने कहाँ उद्घाटन किया, किसी का क्या स्वागत सत्कार हुआ, किसका क्या कहाँ अभिनंदन हुआ, कहाँ किसी को मानपत्र भेंट किया गया। तो ये कोई भी समाचार उसमें नहीं था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। यहाँ कवि एक लेखक ये कहना चाह रहा है कि नाक तो सिर्फ एक की ही जरूरत थी, पर अब हम सभी भारतीयों की नाक कट गई थी, क्योंकि नाक तो एक बुद्ध के लिए चाहिए थी, एक प्रतिमा के लिए चाहिए थी, एक लाट के लिए चाहिए थी, पर एक जिंदा आदमी की नाक को लाट पर लगा देना, ये हमारी संकीर्ण मानसिकता को और सोच को, हमारी जो पराधीन सोच है, जो परतंत्र सोच है, मानसिक गुलामी की परिचायक है, कि हम एक जिंदा आदमी की नाक को काट करके उस पर लगा रहे हैं। और इसीलिए आज हम सब की नाक कट गई, और इसी वजह से सारे अखबार खाली थे, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये इसमें बात कही गई है।